वोल्टास इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये ब्रांड एक टाइम पे बंद होने वाला था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ब्रांड 1990 में 40% मार्केट शेयर ओन करता हो एयर कंडीशनर मार्केट का, वो अचानक बंद होने के कगार में आए? ऐसा क्या हुआ और उन्होंने ऐसा क्या किया उसके बाद जिससे टाटा का वोल्टास बाउंस बैक कर पाया और वापस मार्केट लीडर बन पाया? चुल हुई ना कैसे? तो इसी बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी ऐसे ही चुल भरे सवाल आते रहते हैं तो इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाती हैं। अब फटाफट कर लो, बाद में आप भूल जाते हो, नुकसान आपका और मेरा दोनों का होता है। खैर चलते हैं, हुआ एग्जैक्टली क्या। अब थोड़ा सा वोल्टास की हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। 1954 में बनाई गई वोल्टास, जो कि एक पार्टनरशिप थी टाटा सन्स और वोल्ट कार्ट नाम की एक कंपनी की, जो कि एक स्विस बेस्ड कंपनी थी। स्विस बेस्ड मतलब स्विट्जरलैंड की जो कंपनी थी उसको स्विस बेस्ड कंपनीज कहा जाता है। इनिशियली ये एक एयर कंडीशनर ब्रांड था जिसने 1990 तक 40% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। लेकिन उसके बाद 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनका शेयर ड्रास्टिकली गिर गया। एक टाइम पे मार्केट लीडर हुआ करती थी जो कंपनी, उसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट पॉलिसी ने ऐसा बवाल मचा दिया कि 2001 तक वोल्टास का मार्केट शेयर सिर्फ 6% तक पहुंच गया। अब ये बवाल था क्या? बवाल ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, यानी कि दुनिया के लिए खोल दिया। 1990 से पहले क्या होता था कि अगर किसी भी ब्रांड को इंडिया के अंदर आना है तो उनको किसी एग्जिस्टिंग इंडियन ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना होता था। अराउंड 50-50% की पार्टनरशिप होनी चाहिए, तब वो जाके इंडिया के अंदर एंटर कर सकते थे। इसकी वजह से बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड्स इंडिया से बाहर रहते थे। अब अगर फॉर दैट मैटर हीरो होंडा की आप बात करोगे तो हीरो होंडा भी तभी इंडिया में आया था जब ये लिबरलाइजेशन नहीं हुई थी, इसलिए आप हीरो और होंडा की पार्टनरशिप देखते हैं। ऐसे ही मारुति सुजुकी की आप पार्टनरशिप देखते हैं, जहां पे मारुति एक इंडियन कंपनी है और सुजुकी एक जापानीज कंपनी थी और उन्होंने इंडिया में कार्स बनानी शुरू करी। तो इस पॉलिसी की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ और वोल्टास का मार्केट शेयर इसलिए गिर गया क्योंकि जब मार्केट लिबरलाइज हुई तो जो कंपटीशन था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। मार्केट के अंदर सैमसंग जैसी, एलजी जैसी कंपनी आ गई और बहुत ही ज्यादा कंपैटिटिव प्राइसिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स के एसी जो है वो इन्होंने लॉन्च करे, जिसकी वजह से वोल्टास का जो मार्केट शेयर था वो गिर गया। अब आपको पता है टाटा तो टाटा है, जैसे उन्होंने टाटा मोटर्स को कहां से कहां पहुंचा दिया है वही काम उन्होंने वोल्टास के साथ भी करा। उनको पता था कि भाई साहब मार्केट में वापस आने के लिए कोई तो जादू चलाना पड़ेगा और उन्होंने जादू चलाया और 2012 में फिर से वोल्टास ने अपनी पोजीशन, यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होने वाली कंपनी की पोजीशन वापस ले ली एयर कंडीशनर की मार्केट में। पर ये जादू था क्या, और क्या ये सच में जादू था? नहीं, ये जादू नहीं था। इसमें थी टाटा की बिजनेस स्ट्रेटजीज, जिसको वो बोलते हैं बिग बैंग स्ट्रेटजी। तो अब इस बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग स्ट्रेटजी को समझते हैं तो कहानी यह है कि किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए उसके अंदर दो वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए। पहला एक टेंजिबल वैल्यू और दूसरा एक परसीव्ड वैल्यू। अब इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। टेंजिबल वैल्यू यानी कि जितने पैसे आप दे रहे हो उतनी आपको एफिशिएंसी, यानी कि उतना यूटिलाइजेशन आपको उस चीज से मिल पा रहा है। ये तो हो गई टेंजिबल वैल्यू। दूसरी होती है परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू मतलब ब्रांड वैल्यू आप जिसकी चीज को कह सकते हैं, यानी कि आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि एमआई का फोन है और एप्पल का फोन है, तो एमआई के फोन की जो परसीव्ड वैल्यू है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू एप्पल के फोन के। एप्पल के फोन की परसीव्ड वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई है और बहुत ही ज्यादा हाई एंड कस्टमर्स जो है वो एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से समझी जा सकती है परसीव्ड वैल्यू। और जहां इस चीज का बैलेंस आ जाता है, यानी कि जो टेंजिबल वैल्यू है और जो हमारी परसीव्ड वैल्यू है उसका एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो वोल्टास और एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में राज करते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को बढ़ाने के लिए और एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए वोल्टास ने क्या क्या किया वो जान लेते हैं। और जो सबसे पहली कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई करी वो ये थी कि मार्केट के हिसाब से जो वोल्टास के प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा अगली थे, टू बी वेरी प्रिसाइज। यानी कि जो मार्केट में एयर कंडीशनर्स अब आ रहे थे, जो सैमसंग, एलजी बाहर के ब्रांड्स जो हैं वो लेके आ रहे थे इंडिया में, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते थे। इसके अलावा जो कॉस्ट है वो भी वोल्टास के एसीज की बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू एलजी, व्हर्लपूल और सैमसंग के एसीज के।
और इसके साथ साथ यहाँ पे इनके पास 15,000 से नीचे की वैल्यू का कोई एसी नहीं था, यानी कि जो लोअर सेगमेंट है, जो लोअर मार्केट सेगमेंट है, उसको टारगेट करने के लिए इनके पास कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। अब आप अगर 15,000 को सुन के ये कहने वाले हो कमेंट बॉक्स में कि भैया आज भी 15,000 में कोई एसी नहीं मिलता, तो सुन लो कि भाई वो 1990 की 1991 की बात है, और उस समय पे 15,000 रुपए की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और एसी की कॉस्टिंग जो है वो आज जो आप 30-40 हजार की कॉस्टिंग के अंदर एसी आप लेके आगे हो, वो इक्विवेलेंट टू उस टाइम के 15,000 रुपए ही हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए टाटा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करी, और पार्टनरशिप करी फेडर्स इंटरनेशनल से। अब फेडर्स इंटरनेशनल जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, यानी कि जो बेस्ट एंड द लार्जेस्ट फर्म थी दुनिया की, उसके साथ टाटा ने पार्टनरशिप करी। अब टाटा का ना पार्टनरशिप का खेल बहुत ज्यादा पुराना है, तो ये बहुत सी अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हैं, और उसके बाद उन पार्टनरशिप को यूटिलाइज करके इंडियन मार्केट पे राज करते हैं। अब अगर इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं तो मर्सिडीज के साथ टाटा की पार्टनरशिप थी जब उन्होंने ट्रक्स बनाए। तो जो ट्रक्स थे वो मर्सिडीज के साथ मिलकर बनाए गए थे टाटा के इनिशियली, और आज आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल विंग है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है इंडियन मार्केट्स पे, और ज्यादातर ट्रक आपको इसी वजह से सिर्फ टाटा के देखने के लिए मिलते हैं। अब जो ये फेडर्स इंटरनेशनल के साथ इनकी पार्टनरशिप थी, इससे इनको तीन चीजें मिली। पहली चीज, इनको बहुत अच्छे डिजाइन्स मिले, दूसरी चीज बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिली, और तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की टेक्निक्स भी इनको मिल गई। इसकी वजह से जो इनके एग्जिस्टिंग एसीज की कॉस्ट थी, नए एसी उनको 50% कॉस्ट पे पड़ रहे थे, जो कि मार्केट में जो बिक रहे थे उनसे भी 20% लेस कॉस्टिंग पे थे। अब जब उनके पास मार्केट से भी 20% लेस की कॉस्टिंग आ गई, तो वो मार्केट में कम पैसों के साथ अपना एसी लेके नहीं उतरे, क्योंकि उससे एक परसीव वैल्यू जो है वो खराब हो जाती, यानी कि सस्ता एसी के नाम से वो नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया और इसमें ऐड कर दिए नए नए फीचर्स, जैसे कि इस 20% की कॉस्टिंग के साथ उन्होंने उसके अंदर ऐड कर दिया एयर प्यूरिफिकेशन और इको मोड का फीचर, जिसकी वजह से जो कॉस्टिंग थी जो 20% थी, उसमें कस्टमर को 2 एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे थे, जिससे परसीव्ड वैल्यू और टेंजिबल वैल्यू दोनों में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ। और इसके साथ साथ इन्होंने कॉस्टिंग को और कम करने के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थाने से दादरा शिफ्ट कर दिया। अब दादरा ही क्यों? क्योंकि दादरा एक सेल्स टैक्स एग्जेम्प्टेड स्टेट था, जिसकी वजह से हर एसी पे वो 12% सेल्स टैक्स सेव कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी वो लोग 15,000 से नीचे वाली जो मार्केट थी उसको टैप नहीं कर पा रहे थे, यानी कि अभी भी 15,000 की कॉस्टिंग से काफी ऊपर थे जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स वोल्टास के पास थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ताइवान और मलेशिया के एसी मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया, और इन्होंने लॉन्च कर दिए 0.6 टन और 0.8 टन के एसीज। अब इंडियन हाउस होल्ड्स में इतने ज्यादा बड़े साइजेस के कमरे नहीं होते, और इन्होंने इस नीड को समझा और इन्होंने उन साइजेस के हिसाब से कस्टमाइज जो कैपेसिटी है एसी की, उसके एसी इन्होंने मार्केट में उतारे, जिसकी वजह से पॉकेट फ्रेंडली हो गए बहुत ज्यादा लोगों के लिए एसी। जहां 15,000 की मार्केट को टैप करने की बात हो रही थी, वहां 9,800 रुपए तक की रेंज में ये एसीज को उतारा गया, जिससे टाटा ने बहुत बहुत बड़ी मार्केट को टैप किया। और जब तक बाकी कंपनी समझ पाती कि ये हुआ क्या है, तब तक वापस टाटा बन गया था मार्केट लीडर। लेकिन उससे पहले इन्होंने एक चीज और करी जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज थी कस्टमर्स के साथ कनेक्ट बनाना। यानी कि जब भी उस जमाने में कोई वोल्टास का एसी खरीदने जाता था, तो वो उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स पूछते थे कि आपने कितने घंटे एसी चलाना है, आपका एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन क्या है एसी का, और उस हिसाब से वो लोग उनको कैलकुलेट करके बताते थे कि भाई साहब आपका बिजली का बिल इसको यूज करने के बाद इतना आ रहा है, जिसकी वजह से जो एक परसीव वैल्यू है, जो एक ब्रांड ऑथेंटिसिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी कस्टमर के अंदर। और इसके साथ इन्होंने काम किया सर्विसेज पे, यानी कि जो सर्विसेज हैं टाटा वोल्टास की, उनको बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की गई और इंप्रूव किया भी, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो वोल्टास ब्रांड के साथ कुछ ऐसे जुड़े कि उनका तीसरा, चौथा, पांचवा एसी भी वोल्टास ही होने लगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब यही थी छोटी सी कहानी वोल्टास की, तो मैं आपको बता दूं भाई साहब ये टाटा का है, और टाटा ऐसे नहीं रुकता। इन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, और उस मास्टर स्ट्रोक में इन्होंने इंट्रोड्यूस करी अपनी एसीज में इंटेलिजेंट कूलिंग। अब ये मार्केट में सबसे पहली तो थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वाइड कस्टमर्स को अपील करती थी।
देखिए वो कैसे, वो ऐसे कि इंडिया के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके के मौसम है और बहुत ही अलग अलग तरीके की यूटिलाइजेशन है। जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में जो टेम्परेचर है वैसा ही टेम्परेचर जो है वो साउथ में भी हो। अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जो गर्मी बॉम्बे में होती है यानी कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड गर्मी, वो बिल्कुल अलग होती है बहुत ही ज्यादा ड्राई गर्मी जो कि हमारे पास नॉर्थ में पड़ती है। तो इसी इंटेलिजेंट कूलिंग की मदद से बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स की नीड के हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स दिए गए, जहां पे एसी उनके क्लाइमेट के हिसाब से काम करता था, ना कि ऑन डिफॉल्ट सेटिंग्स। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से वोल्टास वापस 12 साल के बाद 18.3 मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर बना। और आज की अगर आप बात करोगे तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 2022 में इनके पास 25.4% मार्केट शेयर है। तो ये थी कहानी वोल्टास के सक्सेस की और उनकी सक्सेस बिल्डिंग स्ट्रेटेजी की। अगर आपको ये चुल भरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब मैनिया को ये पता चल जाए कि भाई लड़का सही काम कर रहा है। और अगर अभी सब पहले जब मैंने कहा था सब्सक्राइब करने को तब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियोस हर वेडनेसडे और हर सैटरडे हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।